स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2021-22 का, देखिए 2021-22 का है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको करवा रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चंस को मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो जो, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने भी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को बिना समय गंवाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं पेपर, आप किसी भी मीडियम के हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पेपर समझना चाहते हैं तो आप आराम से समझें। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी तेजी में हम समझेंगे इसको, लेकिन आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल इन द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा स्थायी जो है यौगिक, मोस्ट स्थायी यानी बहुत सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा जो है आपका यौगिक है। तो आप अमोनिया जो है इसका राइट आंसर बना सकते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं कि अमोनिया जो है आपका मोर स्टेबल होता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होते हैं, जो नारद मुनि के नाम से जाने जाते हैं, कहीं भी आते हैं और आग लगा के गायब हो जाते हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता और जो है बाकी आपस में लड़ते रहते हैं। यानी कि ये रिएक्शन है, मतलब सपोज करिए कि मुझे आपका जो है यहाँ पर सपोज करिए कि ये मेरा आपने सोडियम लिया है और सोडियम को आपने मिट्टी के तेल में रखा है। ठीक है, तो मिट्टी के तेल में आप जानते हैं सोडियम जो है आपका सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या होता है, रिएक्टिव हो जाता है। लेकिन कैटलिस्ट जो है वो है, अब आपको इसका कैटलिस्ट, इसके बीच में आग कौन लगा सकता है, तो केवल H2O है, पानी है। अगर इस पानी को मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है ना, पानी को डाल दूंगा तो इस पानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये रिएक्शन जो है, यानी कि ये पानी का असर इस पर कुछ नहीं होगा, इस रिएक्शन पे ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ये केवल उत्प्रेरक का काम करेगा, मतलब उत्साहित करता है कि भैया लड़ो, ठीक है, और कुछ बनाओ। तो ये कैटलिस्ट जो होते हैं, तो इस कैटलिस्ट को भी जो आपका एक और एलिमेंट होता है जो प्रमोट करता है, उसी को हम बोलते हैं प्रमोटर। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज कौन करता है, रिएक्टिविटी को, प्रमोटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K4 FeCN6 जो है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन मैं बताया हूं आपको। मानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, यानी कि Fe का हम ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज x मान लिया हमने, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn, यानी कि Cn कितना होता है, तो -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको याद होना चाहिए। और K का ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका +1। ठीक है, आपको दिया गया फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को आपने ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया कि K4 दिया गया है, Fe आपका ब्रेकेट में Cn की 6 और ब्रेकेट क्लोज। तो हमारा देखो K4 टाइम्स है, तो K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा, +1 है, तो हमने +1 से 4 को मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स है K तो 4 टाइम्स कर दिया। प्लस में आपका Fe कितना है, तो Fe हमने माना है x ले लिया। और आपका जो इसमें और जो है Cn 6 बार है, और Cn का क्या है, माइनस, देख रहे हो माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हमने इसमें डाला, और 6 टाइम्स है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा इक्वेशन हो गई 0 के इक्वल। अब यहाँ से इसको +1 को इंटू करिए आप, इस +1 को इंटू करिए आप 4 में, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका प्लस में x है, और यहाँ पर जो है -1 इंटू 6 होता है, -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप जब सारे x को छोड़ करके सारे उधर एलिमेंट ले जाओगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 6 है वो प्लस का 6 हो जाएगा, और जो ये +4 है ये -4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे जब एक साइड में जाओगे। तो आप 6 में से -4 करोगे तो 2 आएगा, और वो भी क्या है, 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जरूर लगाना। अब देखो यहाँ पे आंसर, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे है मोस्ट एसिडिक इन द फॉलोइंग। मोस्ट एसिडिक जो है ये आपका नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, ओ नाइट्रोफिनॉल, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर लायोफिलिक कॉलॉइड्स। अब लायोफिलिक कॉलॉइड्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं, क्योंकि मैं कह रहा था कि मैं दोनों के लिए ही बताऊंगा इसमें, इसलिए थोड़ा सा सजग रहें। सबसे पहले तो जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं, ये मतलब क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं लविंग कॉलॉइड्स। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं तरल जो होता है ना, तरलता जो हिंदी मीडियम के हैं, लिक्विड्स को तरल बोलते हैं ना, तो तरल प्यार करने वाले होते हैं। ठीक है, तरल प्यार करने वाले कॉलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, तरल प्यार करने वाले, तरल को प्यार करने वाले कॉलॉइड्स, लिक्विड को प्यार करने वाले कॉलॉइड्स होते हैं। व्हाट आर लाइफिलिक कॉलॉइड्स, तो बोल सकते हैं हम लियोफिलिक कॉलॉइड्स जो है द्रव्य को प्यार करने वाले कॉलॉइड होते हैं। ठीक है, जिसमें लियो का क्या मतलब होगा, यहाँ पे लियो जो है ये क्या होता है, तो लियो का मीन होता है सोलवेंट। ठीक है, लियो का मीन क्या होता है, सोलवेंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं विलायक, है ना। और जो फिलिक है, फिलिक को बोलते हैं हम लव। ठीक है ना, ठीक है, फिलिक मतलब क्या होता है, लव। तो इस वजह से जो है इस कोलॉइड को इस तरह से बोला जाता है। तो बस कुछ नहीं है, बस यही है। आप इन कोलाइडों को जो है जब उपयुक्त द्रव में मिलाते हो तो कोलाइडी के कण जो है द्रव के बीच में उच्च आकर्षण बल
जो है स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बोला गया है आपको लियोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो लियोफिलिक्स फिलिक्स कोलाइड्स आर लिक्विड लविंग कोलोइड्स। क्या होते हैं? लिक्विड लविंग कोलोइड्स होते हैं, जिसमें लियो मैंने बता दिया। लियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। और आपका जो आपका फिलिक जो होता है ये होता है आपका, इसका मतलब फिलिक का होता है लव, लविंग लिख सकते हो, लव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लायो मतलब सॉल्वेंट यानी कि ये विलायक हो गया, और इसका हो गया ये लविंग मतलब प्यार। ठीक है ना? तो अब सब हम मैंने लिख दिया, समझ में आ गया आपको? तो बस आप लिख सकते हो, ये भी दे सकते हो स्टेटमेंट। लॉ लॉ जो है आपका लियो मतलब सॉल्वेंट होता है, आप इंग्लिश में लिखोगे लियो मीन्स सॉल्वेंट एंड फिलिक मीन्स लविंग, दैट्स मीन दिस सब्सटेंस आर सॉल्वेंट लवर्स। ठीक है ना? इस तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होता भैया। कोई ऐसा नहीं है कि नियम बना दिया कि आंसर वही एग्जैक्ट होना चाहिए जो बुक में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को आप भूल जाओ, अपने शब्दों का प्रयोग करो, आप अपने आप को बेहतर जो है रिजल्ट में पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं इंटर हेलोजन। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ओके ओके, व्हाट आर द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो अब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये एक जो है अणु है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु जो है होते हैं। दोबारा सुन लो, ये इंटर हेलोजन यौगिक एक अणु है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग हाइड्रोजन जो है होते हैं। अलग अलग हाइड्रोजन जो है होते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं? होते तो हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। और किसी अन्य समूह के तत्वों के परमाणु नहीं होते हैं। अब समझ में आया कुछ? किसी अन्य तत्वों के समूह के परमाणु अणु नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि एन इंटरहेलोजन कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल which contains two or more different halogen atoms। क्या? यही चीज मेन है। ठीक है, क्या करते हैं ये जो है आपके कम से कम टू और टू से मोर हेलोजन एटम्स जो हैं क्या होते हैं? रहते हैं। तो दोबारा डेफिनेशन बोल दूं, एन इंटरहेलोजन कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट हेलोजन एटम्स। ठीक है, एंड एंड नो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप। नो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप। क्लियर हुआ? आराम से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा तो फिर आप सोचोगे कि क्या बता दिया। आराम से एक बार सुनोगे समझोगे तो याद भी होगा। राइट आईयूपी। अच्छा, आपका आईयूपिक नेम लिखाना है। चलो इसका तो आप स्कूल में भी सॉल्व कर दिया होगा आपने, तो ऐसे तो इसका मैं क्या बताऊंगा आपको, फिर भी बता देता हूँ। इसको आप जो लिखोगे, सबसे पहले रूल की बात करते हैं। रूल में आपका केटायन जो होगा पॉजिटिव होगा वो पहले आएगा, एनायन बाद में आएगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि लीगेंड्स हैं तो लीगेंड्स आएंगे। अब हम समझते हैं इस रूल को भी, आपको समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए आपको कंपाउंड जो दिया गया है K3, यानी कि आपका ये पोटेशियम है। ठीक है, साथ में क्रोमियम है आपका। ठीक है, और ब्रैकेट में एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है? सबसे पहले हम इस कंपाउंड को समझते हैं। आपने सी OH यानी कि C2H5OH यानी ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना है, कई बार स्ट्रक्चर देखा है, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर देखने में लगता है ये तो समझ में आया आपको। जब इसके हाइड्रोजन्स को जब हम हटाते हैं तो इसके ऊपर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा। एक हाइड्रोजन हटा तो इसके ऊपर एक के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और दूसरे वाले पर एक और चार्ज आ जाएगा माइनस का। तो जब ये माइनस चार्ज लेकर के कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। C2O4। यहाँ पे देखो C2O4, यहाँ पे कितना है? C2 और O कितना है? 4, O4। तो ये बोना ऑक्जेलेटो कंपाउंड हमारे समझ में आ गया। ठीक है, कितने टाइम से? 3 टाइम से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जब इसको निकालना है तो हमें जो है सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, और जिसका हमें पता नहीं है उसका हम निकालते हैं। तो हम क्रोमियम का पता नहीं है तो X मान लेते हैं। मैंने आपको अभी अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, आपका 3rd या 4th क्वेश्चन ही था, उसी में बताया था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर मान लोगे। मैंने मान लिया कि क्रोमियम का X है, और आपको पता ही है कि आप जो है पोटेशियम का +1 होता है।
ठीक है। और ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो का कैसे पता चला, तो हमने देखा एक नेगेटिव साइन ये है, एक नेगेटिव साइन ये है, यानी कि माइनस के दो नेगेटिव साइन लेके चल रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -2। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका, हमने स्ट्रक्चर से निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल लिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सिलेटो। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया ऑक्सिलेटो 3 टाइम्स। क्लियर, हमने सारी वैल्यूज पुट करी, तो यहाँ पे +1 × 3, 3 टाइम्स आपका पोटेशियम है, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, आपका क्रोमियम है, क्रोमियम की आपकी क्या है, x मानी है हमने, x मान करके फिर हम आगे चलते हैं, ऑक्सिलेटो की बात करते हैं। ऑक्सिलेटो पे माइनस चार्ज है, वो भी 2 नेगेटिव, मैंने आपको बता दिया कैसे आया था कि 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, इस वजह से -2 है। ठीक है, तो ऑक्सिलेटो -2 ले लिया, और कितने टाइम से, 3 टाइम से, = 0। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आता है +3, और ये x का एज इट इज़ x, और ये -2, और × 3 ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, अब आपको सबको उधर ले जाइए, तो ये x हो जाएगा 6 - 3 +3, +3 आया, तो मुझे ये पता चल गया कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो मुझे प्लस की 3 मिली है। समझ में आ गया इतना? क्लियर हुआ? यहाँ पे लिख दिया मैंने ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब सारे के ऑक्सीडेशन नंबर मिल गए मेरे को, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो मैं अब नाम लिख सकता हूँ। तो नाम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल, अगर हमारा जो भी कंपाउंड है उसको हम सिंपल नाम जो होता है वही लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूल है कि आपका कैटायन यानी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव किस पे है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका नेगेटिव ब्रैकेट वाला जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सिंपल कंपाउंड का नाम पहले लिखते हैं, तो पॉजिटिव जो है आपका पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम का हमने एज इट इज पोटेशियम नाम लिख दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट जो ब्रेकेट वाला कंपाउंड है ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसका नाम जो है हम रखेंगे सही तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे साथ में यहाँ पर क्रोमियम है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके साथ में एक ब्रेकेट में एक और चीज़ है जो कि लीगेंड है, ठीक है, क्या है, लीगेंड है। तो सबसे पहले जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, तो जब ब्रेकेट का कंपाउंड एक लीगेंड हो तो उसको पहले लिखते हैं, इस लीगेंड को। ठीक है, तो ये लीगेंड का नाम आएगा। तो लीगेंड कौन सा है, तो C2O4, क्या बोला मैंने, ये क्या है, ऑक्सिलेटो, तो मैं लिखूंगा ऑक्सिलेटो। ठीक है, पहली बात, और कितने टाइम से, 3 टाइम से ना, तो इसको ट्राई लिखते हैं हम, तो ट्राई ऑक्सिलेटो लिख दिया। क्लियर हुआ, ट्राई ऑक्सिलेटो लिख दिया। क्या है इसका नाम, ऑक्सिलेटो, कितनी बार है, 3 टाइम, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। उसके बाद अब क्रोमेट की बात आएगी, और क्रोमेट कैसे बना, देखिए क्रोमियम है, और आप जब भी जानते हैं जब आपका नेगेटिव चार्ज हो लीगेंड पे, नेगेटिव चार्ज हो लीगेंड पे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज हो लीगेंड पे तो 8 ऐड कर देता है अपने साथ वाले कंपाउंड को ये साथ में नाम में। ठीक है, तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेट हो जाएगा, 8 क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, अगर माइनस चार्ज है तो 8 ऐड हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे Fe होता, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे Fe होता, तो फेरेट हो जाता, प्लेटिनम होता, Pt अगर यहाँ पे होता तो फेरेट 8 ऐड कर देता उसके नाम के आगे। और जैसे आपका कोबाल्ट होता तो कोबाल्ट 8, इस तरह से इसका नाम हो जाता। क्लियर हुआ। तो ये साइन हमारा, ये रूल्स हैं, इसको रूल्स को फॉलो करते हैं तभी लिख पाते हैं ये नाम, नहीं तो ये नाम लिखना बहुत ही रेयर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आपका इसका सॉरी, तो 8 लगा दिया। और अब इसका आगे नेक्स्ट जो पार्ट है, ये 3 कहाँ से लाया, तो 3 क्या है ये, तो आपको देखना है कि आपने क्या निकाला था, ये क्रोमेट जो है आपने निकाला था 3, देख रहे हो आप, ठीक है ना, 3 निकाला था, तो आपका जो 3 आ जाएगा रोमन संख्या में। ठीक है, 3 आ जाएगी आपकी रोमन डिजिट में। क्लियर हुआ आपको। तो क्रोमियम जो है कितना है, +3 है, इसीलिए यहाँ पे 3 दे दिया हमने। क्लियर हुआ। तो बस इसी तरह से हम आयुपैक नेम लिख देते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। यहाँ पे सीधा सीधा ये वेलोसिटी यानी कांस्टेंट का मतलब रेट पूछ रहा है, तो रेट हम जानते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेट जो होता है वो हमारा होता है जो चेंज या कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। ठीक है, यही होता है। यानी कि मैं रेट को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन का जो हम लिखते हैं, हम कंसंट्रेशन की जो यूनिट जानते हैं वो क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मोल, ठीक है, पर लीटर। क्लियर हुआ। अच्छा, मोल पर, अगर मैं इसको एल बड़ा बना दूँ तो आपको ज़्यादा, मोल पर लीटर, ठीक है, माइनस का चार्ज आ गया ना, पर लीटर, या तो अपॉन में लिखता, तो आपका मोल पर लीटर ये, और टाइम हमारा हो गया एस में। ठीक है, अगर एस को ऊपर ले जाता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, मोल
पर लीटर, और एस ऊपर जाएगा तो एस भी नेगेटिव हो जाएगा, पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है हमारा क्या आ गया इसका, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो रिएक्शन का, ठीक है, यूनिट। क्लियर हुआ आपको? राइट द लॉ ऑफ कोलारबर्ग। चलिए तो अब इसके रेट को देख लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं। देखो कोलार्स जो थे, ये इनका लॉ जो है ये क्या कहता है कि अनंत तंतुकर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं उसकी तुल्य चालकता जो है आयनों और धनायनों के चालन के योग के बराबर होती है। अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तब आपको ज़्यादा, जो इंग्लिश मीडियम के उनको इंग्लिश में समझ में आएगा, हिंदी मीडियम हिंदी वालों को। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कोलरोश लॉ स्टेट दैट इक्विवेलेंट, कि क्या है ये इसका लॉ, जो इक्विवेलेंट स्टेट दैट द इक्विवेलेंस conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of the conductance of the ions and cations। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है लेकिन इजी सी डेफिनेशन है, एक बार जब दोहराओगे तो आपको मिल जाएगा, आप लिख लेना इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट है राइट नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन लिखनी है आपको, तो हम कह सकते हैं नस्ट इक्वेशन को, काफ़ी लंबा डेरिवेशन हो जाएगा नस्ट इक्वेशन निकालना, तो इसको आगे बढ़ देते हैं हम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो आपका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न क्या है कि इसका कारण जो है भौतिक अवशोषण में अधिशोषण और अधिशोषक अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है कमजोर हो जाता है, जो आमतौर वह वांडल वार फोर्स के प्रकार के कारण होता है। तापमान वृद्धि के चलते जो है ये बल तेजी से घटने लगते हैं, ठीक है, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इट इज़ बिकॉज फिजिकल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड आपका एब्जॉर्बेंट, ठीक है, बिटवीन टू एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स जनरली ऑफ बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, और दीज फोर्सेस डिक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। ठीक है, हो गया क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका क्लासीफाई सॉलिड एस आयनिक, मेटालिक, मॉलिकुलर और कोवलेंट और फॉलोइंग। आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा मेटालिक है कौन सा नॉन मेटालिक है उसकी बात हो रही है, सिंपल है। अब देख सकते हैं हम कि कौन सा मेटालिक है आपका, ये आपका कोवलेंट सॉलिड होता है, और HCl जो आपका मॉलिकुलर होता है, Fe आपका मेटेलिक, आप जानते हो मेटल में आता है, और NaCl जो है ये आयनिक सॉलिड होता है। तो इस तरह से हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका टेबल तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन सा कंपाउंड कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये भी पता होना चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा। अगर मैं Fe की बात कर लूँ, सपोज करो मेटेलिक है, तो ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, तो एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए कि इसका 26 एटॉमिक नंबर है। जब आपको याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या है आपको याद करना, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल के जो है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जान सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल है जो है वो मेटेलिक बॉन्डिंग रखते हैं। इस तरह से आपका HCl मैंने बता दिया मॉलिक्यूलर हो गया, NaCl आयनिक सॉलिड हो गया, और ये कोवलेंट सॉलिड हो गया, ठीक है। ये आपका नेटवर्क भी फॉर्म करता है, नेटवर्क सॉलिड भी आप लिख सकते हो इसको, कोवलेंट सॉलिड की जगह नेटवर्क सॉलिड भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें एक पूछा गया आपसे क्वेश्चन छोटा सा, NH3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 नॉट, वाई? बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा अगर बात करूँ तो इसमें जो N है ना, ये N, अगर ये जो N है ये क्या करता है, इसका जो एटम साइज है ना, एटम साइज वो क्या होता है आपका, ये स्मॉल होता है, ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और एटम साइज स्मॉल होता है इसमें। और इसका जस्ट जो आपका यहाँ पर आपकी बात हो रही है पी की ना, तो पी में जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे जस्ट
जो इसका है ना यहाँ पर इस हाई हो, इसका जो स्मॉल है ना यहाँ पे क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ना, ये स्मॉल और लार्ज चेंज हो रहे हैं, हाई है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, पी में ये चीज़ होती है, ये डिफरेंस है। मेन चीज़ यही हमें पता हो तो बस हम डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एन जो है आपका, ये क्या होता है, हैज़ स्मॉल स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, hence ns3 hence ns3 कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये चीज होने की वजह से क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो है बना लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। बट p हैज लार्ज एटम साइज, ठीक है ना, लार्ज एटम साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैंस pH3 कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन, नहीं फॉर्म करता है ये, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्म नहीं करेगा तो ये क्या नहीं बना पाता है, यही चीज हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट और वाई। इसका जो नेक्स्ट है 13 नंबर देखिए, 13 में है राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हार्बस प्रोसेस, ऑल्सो राइट द फेवरेबल कंडीशंस। तो आप इसके हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अच्छा कोगुलेशन आपको बताना है और टिंडल इफेक्ट बताना है, 10वीं से पढ़ते हुए आए हैं। और ऑप्शन में जो है आपका व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आपको तो दोनों ही याद होनी चाहिए, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है परसेंटेज दिया गया है, कंप्लीट करता है ये 60 मिनट में, कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। इसके बाद में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाई द टेंडेंसी ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। ठीक है ना, ये चीज आपको करना आना चाहिए, पता होना चाहिए। व्हाट आर लिगेंड्स, अभी हम लिगेंड्स की बात कर चुके हैं। राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच बेंडिट एंड एम्बिएंट, तो बाइडेंटेट और एम्बीडिएंटेट दोनों के जो है आपको क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं 1 1। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 70 mm, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 3 ग्राम ऑफ यूरिया, 3 ग्राम यूरिया जो है डिजोल्व किया जाता है 50 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, मोलिकुलर मास दिया गया है, इसको यूज कर लेना आपको। नेक्स्ट जो है राइट द फॉलोइंग रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। अब आज सीधे सीधे बात है, केमिकल इक्वेशन पूछ ली है और बताया, बोला है कि भैया ये कैसे बनता है ये बता दो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है आपका गिव द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू। और ही गैस, सॉरी HE गैस इज यूज्ड इन द apparatus ऑफ स्कूबा ड्राइवर्स, वाई आपको बताना है, हीलियम गैस जो है क्यों यूज करते हैं। उसके बाद में आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 इज लेस देन NH3, वाई। ठीक है, ये रीजन बता देना है। और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मैं बता ही रहा था कि कहाँ पे होते हैं, अभी अभी मैंने बताया था कौन से कॉर्नर में होते हैं, याद भी नहीं होगा, याद कर लो जा करके। वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, in D block elements which element are non considered as element of transition service। ठीक है, और 23वां है राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं आपको, ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है, आइसोरिम्स, आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इस तरह का ये पेपर है आपका। और यहाँ पे 24 नंबर देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इनकी सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रचना लिख देनी है। इसके बाद में आपका डिफाइन द फॉलोइंग, ये सारे के सारे मोल फ्रैक्शन आ गया, मोलैरिटी आ गया और आपका मास परसेंटेज आ गया। इसके बाद में आपका डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, डिस्कस द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, दोनों के साथ आपको करना है, मोलर के साथ में और कंडक्टिविटी और विद कंसंट्रेशन। इसका जो है कंपेयर कर देना है फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन, टेबुलर फॉर्म में बना के लिख देना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, अच्छा एल्गोजोल आपका एरोजोल और उसके बाद में हाइड्रोजोल। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन करना है विद रीजंस ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक,
इन नेचर, कई बार बताया है मैंने। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। यस, ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं पहले ही, आपके जब भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं मैंने केमिस्ट्री के, कोई भी वीडियो चाहे टॉपर की कॉपी हो या फिर कोई भी पेपर हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे चेक करेंगे सब मिल जाएगा आपको। आपका जो बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व करवा होगा उसमें भी मैंने आपको बताया होगा। तो ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ ऑसोसिएशन, और उसके बाद में आपका पूछा गया है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर एक्ट एज ए बेस्ट कैटलिस्ट, और इसके बाद है आपका ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। वाई 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉन एज नोबल गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबल गैसेस के बारे में तो आपको पूरा बताया होगा, अच्छा सा लेक्चर होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट जो है वाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 इज मोर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ SO2, कैसे पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद में आपको सीधा सीधा पूछा गया है राइट द नेम ऑफ 2 पॉइजनस गैसेस विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोरीन के उपयोग से बनाए जाने वाले। और ऑप्शन में दिया गया एक्सप्लेन द ग्रेजुअल चेंजेस रिलेटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन फैमिली, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है आपकी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। और उसके बाद में आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो कॉमन डेफिनेशन से पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा, ये सारे डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। बस ये पेपर आपका खत्म होने वाला है, अंतिम प्रश्न पे आ चुके हैं। इसमें आपसे पूछा गया है राइट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो कंपाउंड का आयुपेक नेम आपको अभी भी मैंने समझाया था, आप आसानी से कर सकते हैं इन सभी को। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपसे पूछा गया है वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल इज मोर देन डाई इथाइल ईथर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक जिसका भी ज़्यादा है उसको पहले लिखना है, तो आपका यहाँ पे एलिमेंट्स है, इनको आप लिख देंगे। और ऑप्शन में जो आपका पार्ट आया हुआ है ये अंतिम ही है आपका, व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी अल्कोहल्स, ये तो हमेशा क्वेश्चन ये कॉमन रहा है, कभी भी बोर्ड उठा के पटक सकता है, बोले केवल प्राइमरी और सेकेंडरी में बताओ, या सेकेंडरी या टर्टियरी में बताओ, या टर्टियरी प्राइमरी और सेकेंडरी थर्ड सब में बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। और हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दीज बाई ऑक्सीडेशन मेथड, आपको ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई के पहचानोगे वो आपको बताना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दबाजी में ये पेपर बना रहा हूँ मैं, जैसे ज़्यादा समय मिलेगा तो और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।